हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके स्क्रीन पर बच्चे जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है जेई मेंस के लेवल पे जो बनाए जाते हैं उनके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करूँगा या फिर सॉल्व है उनको एक्सप्लेन करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन है। व्हाट क्वेश्चन सेज पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस। आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, थोड़ा सा केयरफुली उसको देखिएगा। 2 प्लस मॉड ऑफ टी माइनस 2 दे रखा है, ठीक है ना। एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इजकल टू 4 सेकेंड एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस कि वेलोसिटी कितना होगा व्हेन टाइम इज 4 सेकेंड। और टी इजकल टू 0 पर पार्टिकल शायद 0 वेलोसिटी है, यस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना। ओके ठीक है। देखो भाई, सीधी सी बात है कि कंसेप्ट ये है कि अगर हमें एक्सेलरेशन दे रखा हो तो हम सभी लोग जानते हैं कि ए को मैं लिख सकता हूँ डी वी अपॉन डी टी एंड डी वी कैन बी रिटन लाइक दिस एंड इफ वी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड देन वी विल गेट दिस एज ए डी टी। इसको हम लोग कहते हैं ना एरिया अंडर ए टी ग्राफ। क्या है भाई ये एरिया अंडर ए टी ग्राफ। और ये क्या देगा, ये देगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल या चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैन बी सिंपली फाइंड आउट बाई फाइंडिंग द एरिया अंडर ए टी ग्राफ, एरिया अंडर ए टी ग्राफ। गॉट इट। अच्छा, अभी ज़रूरी नहीं है कि हम इस एरिया ही निकालें या एरिया के बिना या एरिया वाले अप्रोच के अलावा दूसरा कोई अप्रोच नहीं है। बिल्कुल है। अगर हमें ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए तो हम सिंपली इंटीग्रेशन में उस फंक्शन को रख देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो भी तो मिल जाएगा। यस मिल जाएगा, बट मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसको ग्राफिकल अप्रोच में, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए दे रखा हमें से, हम सभी को पता भाई कि मॉड के अंदर वाली चीज़ को हमेशा पॉजिटिव रखना है। अगर टी की वैल्यू 0 से 2 के बीच में रहेगी, है ना, टी लेस देन 2 रहा तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लिख सकते हैं इसको 2 माइनस टी, ठीक है। तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा उस रेंज में 2 प्लस 2 माइनस टी या 4 माइनस टी, ठीक है। तो ए इजकल टू 4 माइनस टी इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आप ध्यान से देखें ना ए और टी में अगर आप ग्राफ खींचोगे तो यहाँ क्या बनेगा, आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगा और जिसका स्लोप आएगा -1। स्लोप -1 आने का मतलब हो गया कि वो ऐसे आएगा पहली बात तो, और ये वाला जो एंगल बनेगा एटी ग्राफ में वो 45 बनेगा, ठीक है ना। चलो, टी की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा हो गई, मतलब 2 से 4 सेकेंड वाले के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए सिंपली टी माइनस 2 कर दोगे क्योंकि टी का वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अब ए कितना हो जाएगा इसमें रखो 2 प्लस टी माइनस 2, 2 ने 2 को निपटा दिया, ए आ गया टी। तो अगर ए टी ग्राफ खींचोगे ना इसके लिए तो सिंपली क्या हो गया वाई एक्स में वाई इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ हो गया, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ऐसा ग्राफ आएगा, लेकिन हमें कौन सा टाइम लेना है 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड वाला टाइम लेना है, ठीक है ना। 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड ऐसा यहाँ तक। और इसका स्लोप भी कितना आएगा 145 एंगल बनाए, ठीक है। तो अगर ओवरऑल पूरा देखो तो एक यहाँ से लेके 0 से लेके 2 सेकंड तक ही आया और 2 सेकंड से 4 सेकंड ही आया। अच्छा, टी इजकल टू 0 पर ए कितना आएगा, तो यहाँ पर आप देखो टी इजकल टू 0 रखोगे तो यहाँ ए आएगा 4, यहाँ पे ए आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी इजकल टू 0 पे। और टी इजकल टू 2 रखोगे तो 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 से लेकर 2 तक में ऐसा ग्राफ आएगा और 2 से लेकर 4 तक में, मतलब अगर आप 4 सेकंड में ए देखोगे तो टी इजकल टू 4 रखोगे तो ए कितना आएगा 4 आएगा ना। तो 2 से 4 ऐसा और 4 से 2 ऐसा ठीक है। अब मुझे एरिया अंडर कर्व निकालना है, मतलब इसके नीचे का ये पूरा एरिया। तो ये कैसे निकालोगे, तो मैंने क्या किया इस पूरे एरिया में से, रेक्टेंगल के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया। तो जो रिमेनिंग एरिया बचा हमारे पास, ये रिमेनिंग एरिया जो आएगा यही तो आपका एरिया अंडर बी टी ग्राफ ए टी ग्राफ हो जाएगा। बस वही किया हमने। देखो ये रेक्टेंगल के एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ है फ्लाइट डायमेंशन है 4, ये डायमेंशन भी है 4, 4 4 जा 16, माइनस करना है अपने को ये वाला। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4, हाइट कितना है 2 से 4 2 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा 12। और ये जो आएगा एरिया अंडर कर्व यही आपका चेंज इन वेलोसिटी था, फाइनल माइनस इनिशियल 0 था तो फाइनल हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर 4 से मैच करता है। आई होप ये बात क्लियर होगी आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। What question says a block of mass m is placed on another rough block of mass capital M, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे,
and both are moving horizontally with same acceleration a due to a force which is applied on the lower block, then work done by the lower block on the upper block in moving a distance s. ठीक है ना भाई, फोर्स आपने लगा दिया नीचे वाले पे, तो कहता है कि पूरा असेंबली जो है वो विदाउट रिलेटिव मोशन ए से चल रही है। तो कहता है कि इस ऊपर वाले पर नीचे वाले ने जो फोर्स लगाया होगा जिसके कारण ये चल रहा है इसके साथ, उसने कितना वर्क डन किया। तो ये मान के चल रहा हूँ भाई फ्रिक्शन है जो आगे वाले ऊपर वाले को आगे ले जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे और इस पर फ्रिक्शन लगेगा नीचे, एक्शन रिएक्शन कारण पीछे लगेगा, नीचे नहीं बोलना है, पीछे लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे। ठीक है ना, ओके। तो अगर आप इस पे देखो तो इस पे फोर्स आगे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, तो अगर वर्क डन निकालोगे वर्क डन बाई एफ, वर्क डन बाई एफ किस पे, ऑन स्मॉल एम, ये आएगा सिंपली एफ इंटू एस। एफ एस कॉस थीटा होता है बट एफ इंटू एस करोगे क्योंकि थीटा जीरो है। ठीक है, एफ इंटू एस, एफ निकले हमारा काम हो जाएगा। ओके, निकालो। देखो पूरे सिस्टम पर ध्यान से देखो, आप भी बनाया ऐसे, पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा था, इस पे फ्रिक्शन आगे, इस पर फ्रिक्शन पीछे, और एक एक्सटर्नल फोर्स मैं एफ मान के चल रहा हूँ जो कि क्वेश्चन बोला लेकिन उसका वैल्यू नहीं बताया, बट मैंने एफ मान लिया। अगर आप ध्यान से देखो सिस्टम पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स में सिर्फ यही आएगा क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इंटरनल बल के कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो नेट फोर्स एफ आ गया, टोटल सिस्टम में मास है एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन ए है, ए का वैल्यू आ गया एफ अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, ए आ गया। अब इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ, क्योंकि इकलौता हॉरिजॉन्टल फोर्स यही लग रहा है इस पे, छोटे वाले पे, स्मॉल एम पे, तो नेट फोर्स बराबर एम ए करोगे, सही है ना। तो एम ए की जगह पे क्या रखोगे, एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस एम। बोले इतनी बात क्लियर है, ये रख दिया हमने। ठीक है ना। अब कहता है वर्क डन ऑन लोअर ब्लॉक, तो वर्क डन बाई लोअर ब्लॉक क्या होता भाई, एफ इंटू एस, अभी निकाला थोड़ी देर पहले। ठीक है, एफ की वैल्यू हमने निकाल ली थी, एम एफ अपॉन दिस, ठीक है, जिसको हम ए बोल सकते हैं या सिंपली एम ए रहने दो, तो ये आपका एम ए इंटू एस हो जाएगा। ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। खैर, एम ए इंटू एस हमारा आंसर जो कि 4 से मैच करता है, तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आज का। द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज R1 एंड अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड इट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट R2। ये दिख रहा है आपको, एक प्लैनेट है जिसका रेडियस R1 है और इसके सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ पे एक सैटेलाइट घूम रहा है R2। द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज T, इसका टाइम पीरियड दे रखा T। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ प्लैनेट एट इट्स सर्फेसेस, किसी भी प्लैनेट की अगर बात करो उसका मास अगर m मानते हो, उसका रेडियस अगर r है, तो स्मॉल g की वैल्यू जो होती है वो होती है gm अपॉन आर स्क्वायर। कितना होता है, gm बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। आओ देखते हैं क्या क्या डेटा दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, अगर आप इस पे इसका ऑर्बिटल स्पीड निकालोगे vo, वो vo कितना होता है, रूट gm बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है, जिस रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है ना, वो उसका वैल्यू r होता है। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में R2 दे रखा है, तो हमने लिख दिया ऐसे। ठीक है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, वो प्लैनेट के मास पर डिपेंड करती है। रूट gm बाई आर जो आपने लिखा था उसमें m क्या है, मास ऑफ प्लैनेट है, सैटेलाइट का नहीं है, तो हमने मान लिया कि मास ऑफ प्लैनेट इज कैपिटल M। ठीक है ना, ओके। अब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है भाई सैटेलाइट का, देखो 2 पाई r अपॉन v होता ना भाई। एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा, कि एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस है अपॉन स्पीड, रखा हमने तुम्हारे पास ही आया। और बहुत सारे बच्चों को याद भी होता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या डायरेक्ट रिजल्ट ही याद होता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm इंटू आर क्यूब। मतलब ये रिजल्ट याद होना चाहिए, मैं तो आपसे ही बोलूँगा। ठीक है ना, बस फिर भी मैंने डिराइव ही कर दिया ये कि भैया टी इतना आ गया, तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो स्क्वायर करो, 4 पाई स्क्वायर gm r की पावर 3 r2 की पावर 3, तो यहाँ gm निकाल लिया हमने, ये आ गया। अब जैसे gm आ गया तो हमें पता भैया कि g की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल g की वैल्यू प्लैनेट के सरफेस पे gm अपॉन आर स्क्वायर, और r की जगह पे क्या रखोगे, प्लैनेट का रेडियस r1 स्क्वायर। ठीक है ना, तो बस gm की जगह पर हमने ये रखा, ये हमारे को आंसर मिल गया 4 पाई स्क्वायर r2 क्यूब टी स्क्वायर r1 स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 से क्या करता है, मैच करता है। ठीक है, अगेन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था बट यस ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड पर फिक्स कर दिया हमने।
सस्टेन स्टैंडिंग वेव सच दैट all points on a string having displacement amplitude 1 mm less than the amplitude maximum amplitude are separated by d centimeter. The string is oscillating in third overtone. Then देख भाई ओवरटोन में क्या है, देखो 1 2 3 4 लूप बनेंगे। थर्ड ओवरटोन मतलब 4 लूप, 4 लूप, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, उसने बोला कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से एलिवेशन कम है, हाइट यहाँ से कम है, ऊपर है चाहे नीचे। तो 2 पॉइंट उठा लो आप ऐसे कोई भी, अगर इनके बीच का गैप उठाओगे, ये उठा लो या ये उठा लो या ये उठा लो या ये उठा लो, ये जो गैप आएगा ये λ/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? λ/4। और क्वेश्चन में वो जो दे रखा वो डी दे रखा था, डी का वैल्यू हो गया λ/4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कितने लूप बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो जो टोटल लेंथ है यहाँ पे L वो कितना हो जाएगा? 4 λ/2, क्योंकि एक लूप का लेंथ हो जाएगा आपका λ/2, तो ये आपका 2 λ हो गया L का वैल्यू, ठीक है। L क्वेश्चन में दे रखा है आई थिंक, जो कि 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे आपका लैम्डा निकालो फिलहाल, तो लैम्डा आएगा 1/2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर L की वैल्यू 1 दे रखी थी। अच्छा, 1/, सारे क्वेश्चन में 1/d दे रखा है ऑप्शंस में, तो 1/d कितना हो जाएगा? 4/λ, यहाँ से, है ना। लैम्डा की जगह पे आप क्या रख दोगे? 1/2, तो 1/d क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो जो कि हमारा 4th ऑप्शन मैच कर गया। तो अगेन ये आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। ये प्लैंक ऑफ लेंथ h एंड विड्थ b परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, मतलब जो विड्थ है इसका, ये विड्थ, ये वाला जो प्लेन के अंदर जा रहा है वो b दे रखा अपने, ठीक है ना। ओके, इज हिंज्ड एट वन एंड, यहाँ पे हिंज कर दिया उसको। द अपर एंड इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट h। दिख रहा है आपको अरेंजमेंट यहाँ तक। ए प्लैंक इज इन इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल पोजीशन, देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज। तो सीधी सी बात है, पहले आप लास्ट लाइन को पकड़ो कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितना स्टोर होगा सर? हाफ kx²। और x क्या होगा सर? कि वो कितना कंप्रेस कर दिया गया है उसको, ये सिंपल सी बात है ना, नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस कर दिया गया। ओके, तो मान लो भैया x कंप्रेस कर दिया गया होगा, ठीक है। अब होगा क्या, देखो कि इधर से वाटर ने फोर्स लगाया हुआ इस प्लैंक पे, तो ये इधर जाने की टेंडेंसी होगी, इस पॉइंट के अबाउट घूमने का प्रयास करेगा। बट यहाँ पे स्प्रिंग लगा, वो उसको इधर फोर्स लगाएगा, तो स्प्रिंग का टॉर्क हिंज के अबाउट, जो ये लिक्विड ने फोर्स लगाया उसका टॉर्क जो आएगा, ये दोनों आपस में बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है ना। हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर मारना है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर प्रेशर आएगा 0, यहाँ पर प्रेशर आएगा ρgh, और ये प्रेशर जो है उसको लीनियरली वेरी करेगा, इंक्रीज करेगा ऐसे, ठीक है ना। प्रेशर का वैल्यू लीनियरली इंक्रीज करेगा। तो जब भी हमें इसकी ऐसे केसेस में फोर्स निकालना होता है, तो फोर्स सिंपली क्या लिखते हैं हम लोग? एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है ना, प्रोजेक्टेड एरिया। ये चाहो तो आप ध्यान में रखो, अगर आपको नहीं पता है तो याद रखो, है ना, कि जब भी, चूँकि हम मान के चलते हैं कि भैया जो है प्रेशर जो है, अगर देखा जाए कुछ नहीं बोला है, तो प्रेशर को हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रेशर है वो कुछ तो P0 प्लस ρgh के अकॉर्डिंग वेरी करता है। मतलब अगर यहाँ प्रेशर P0 है और अगर h डेप्थ में चले गए तो यहाँ प्रेशर आ जाएगा आपका P0 प्लस ρgh, तो ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग फोर्स निकालने के लिए ना, फोर्स निकालने के लिए हम सिंपली एवरेज प्रेशर इंटू एरिया कर देते हैं, लेकिन एरिया में कौन सा करोगे? प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको एरिया दिख रहा है कि भैया ये वाला एरिया आपको लेना है, ये वाला पूरा, यहाँ फोर्स लग रहा होगा और ये एरिया लेना पड़ेगा। तो ये लेंथ इंटू दिस वैल्यू, है ना। तो ये अपने को दे रखी है और ये अपने को b दे रखा क्वेश्चन, क्लियर है ना। चलो अब करते हैं हम लोग, देखना हमें फोर्स निकालना है जो लिक्विड लगाएगा। तो हमने बोला P एवरेज इंटू h इंटू बी। h कहाँ से आया था? ये, और b कहाँ से आया था? ये, है ना। ये प्लैंक का एरिया हो गया। चलो भाई, वो आ गया हमारे पास सिंपल। ये एवरेज प्रेशर कितना निकल के आएगा? यहाँ 0, यहाँ पर ρgh, तो 0 प्लस ρgh/2, है ना। ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास FL जो था वो इतना आ गया। कितना आ गया? ρgh² b/2, ठीक है। अब ये देखो ये लगेगा कहाँ पे, है ना,
सेंटर ऑफ प्रेशर इसको बोलते हैं सी, वो कहाँ लगेगा? सिंपल है, इस वाले ये अगर हम इसको बोलते हैं प्रेशर डायग्राम, क्या बोलते हैं? प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम का जो सेंट्रॉइड होगा उस पर लगेगा आपका सिंपल सा फोर्स। तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल के बेस से कितना होता है? h/3 हाइट पर होता है, ठीक है। अगर टोटल h है तो h/3 हाइट पर सेंट्रॉइड आ जाएगा इसका। तो जो नेट फोर्स इस पर लगेगा वो कहाँ पे लगेगा? ये प्लैंक मैंने वापस बनाया, जो लिक्विड ने फोर्स लगाया Fl वो यहाँ से हिंज से h/3 पर आएगा, और जो कि स्प्रिंग फोर्स था वो तो ऊपर ही लगा था तो उसको मैंने Fs बोल दिया। तो हिंज के अबाउट हमें टॉर्क बैलेंस करना है, तो Fs का जो टॉर्क आएगा वो ऐसे आएगा, जो कि आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। तो Fs इंटू H जो हो जाएगा वो बैलेंस करेगा लिक्विड ने जो फोर्स लगाया उसका टॉर्क, वो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी। Fs वाला जो है ये ऐसे जा रहा है, और सॉरी देखो यहाँ पे देख बच्चे, Fl जो था उसका टॉर्क इधर लगेगा ना, है ना, हिंज के अबाउट देखना था, मैं अभी पता नहीं क्या बता रहा था, वापस देखो। Fl का जो टॉर्क है बच्चे इसके अबाउट इधर आएगा जो कि क्लॉकवाइज है, और स्प्रिंग का टॉर्क इधर है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। Fs से परपेंडिकुलर डिस्टेंस h थी, Fl से परपेंडिकुलर डिस्टेंस h/3 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Fl इंटू h/3, Fs इंटू h, है ना। तो Fs आएगा Fl/3, Fl की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, पूरा निकाला Fl/3 तो इतना आ गया। Fs हो जाएगा k इंटू एक्स, वेयर x इज एक्सटेंशन या कंप्रेशन, जो कि यहाँ पे कंप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे x आ गया। और जैसे x आया तो हमने क्या बोला था आपको? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा हाफ kx², तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा मस्त। जो अब सॉल्व करोगे तो थर्ड ऑप्शन से हमारा मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक। इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी बेटा, प्रेशर डायग्राम। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वैसे बहुत टफ क्वेश्चन में नहीं मानता मैं, लेकिन मैंने ना एक बहुत ही जनरल सॉल्यूशन इसका दिया है। जनरल सॉल्यूशन है ना, कि कैसा भी क्वेश्चन आया एलसी ऑसिलेशन का आप डील कर सकते हैं, इसलिए बड़े इत्मीनान से देखना कि सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, ऐसे कितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं, अलग अलग इनिशियल कंडीशंस में दे रखे हों, कुछ भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। सुनना ध्यान से। अ कंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस दे रखा अपने को 1/π² मिली हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर ऑफ दिस, जिसको हमने चार्ज कर रखा 30 वोल्ट से, एंड दिस सर्किट इज कंप्लीटेड एट t=0, मतलब सर्किट पहले ओपन रहा होगा, t=0 पर हमने क्लोज कर दिया। एट द टाइम व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बिकम्स 15 वोल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता है कि वो टाइम बताओ जब पहली बार पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाए? 15 वोल्ट हो जाए। उसने पहली बार क्यों बोला? क्योंकि ये सिलसिला चलता रहेगा, है ना, क्योंकि उस पर चार्ज क्या करता है? ऑसिलेट करता है, उसका वैल्यू बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, है ना, अपना वैल्यू रिपीट करता रहता है ना। तो चार्ज जैसे जैसे वैल्यू रिपीट करेगा वैसे जैसे पोटेंशियल जो कि Q/C होता है कैपेसिटर के क्रॉस, तो चार्ज के बदलने से पोटेंशियल भी अपना वैल्यू रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो पहली बार उसका चार्ज या पोटेंशियल 15 वोल्ट कब हुआ होगा, वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ये है सिंपल एलसी सर्किट, ठीक। शुरुआत में ये भाई साहब चार्ज थे और इस V0 का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 30 वोल्ट। तो देखो ना बेटा, ध्यान सुनना, हम इसको ना लीनियर SHM से इसको हम लोग एनालॉजी सेट करते हैं कि यहाँ पे आपका जो x है डिस्प्लेसमेंट, वो किसी उस टाइम पर जो कितना चार्ज रहा होगा कैपेसिटर में, उससे सेट कराते हैं। भैया इसको इससे कंपेयर करो, यहाँ पर ओमेगा √K/M, यहाँ पर ओमेगा 1/√LC, ठीक है। यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलता है, यहाँ q को डिफरेंशिएट करोगे तो करंट मिलता है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और करंट को डिफरेंशिएट करोगे तो di/dt मिलेगा। इतनी चीज़ें हमारे काम की हैं, उनको देखना। जनरल इक्वेशन ऑफ SHM जो होता है वो x - x मीन = a sin ωt+5 होता है, ठीक है। x मीन वो पोजीशन होती है जहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है, या फिर जहाँ नेट फोर्स 0 है वहाँ पर नेट एक्सेलरेशन 0 होता है, हम ये कह सकते हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे q लिख दूँ और x मीन की जगह पे q मीन रख दूँ, तो मेरे पास इक्वेशन निकल के कुछ ऐसा आएगा, q - q मीन = Q0 sin ωt+5। यहाँ पे a जो होता है, दिस a इज एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, है ना, ये होता है। वैसे यहाँ पे Q0 क्या होता है? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। आ जाओ अब देखना ध्यान से,
तो क्यू मीन कहाँ पर मिलेगा? आप कहोगे सर क्यू मीन वो पोजीशन पर मिलेगा, है ना, जहाँ पर di/dt 0 हो जाएगा। सर ये कैसे आपने देखा? एक्स मीन देखो कहाँ पर 0 था, एक्स मीन वहाँ पर 0 था जहाँ पर a 0 था, तो एक्स मीन की जगह पे कौन आएगा? क्यू मीन, और a की जगह पे कौन आएगा? di/dt आएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब जहाँ di/dt जहाँ 0 होगा तो पोटेंशियल अक्रॉस L क्या हो जाएगा आपका? वो होता है L di/dt, वो भी क्या हो जाएगा? 0। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल 0 मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। और अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल 0 हो गया मतलब इस पर चार्ज कितना हो गया? 0। मतलब क्यू मीन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0 आ गई। बात पूरी समझ में आई? तो क्यू मीन का भैया मसला खत्म कि क्यू मीन आपका आ गया 0। इस एक्सप्रेशन में भाई से हम निपट लिए, ठीक है। यहाँ देखो, तो क्यू मीन हटा दिया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। t=0 पर जो चार्ज था उसका वैल्यू, अब देखो ध्यान सुनना कि भैया ये LC ऑसिलेशन था, t=0 पर ये पूरी तरीके से चार्ज था। अब जैसे जैसे समय बीतेगा ये चार्ज कम होगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, और यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी, तो ये चार्ज तो घटेगा ही ना भैया शुरुआत में। तो चार्ज घट रहा मतलब t=0 पर चार्ज मैक्सिमम था, है कि नहीं? तो t=0 पर चार्ज कितना रहा होगा? Q0 रहा होगा। उसको यहाँ पे रखा तो Q0 से Q0 चला गया, और यहाँ पे t0 रखोगे तो साइन ओमेगा टी में ये ओमेगा टी 0 हो जाएगा, बचेगा साइन फाई। साइन फाई यहाँ पे आएगा 1, साइन फाई कितना आएगा? 1। तो फाई कितना आ गया? 90 डिग्री। यहाँ पुट करोगे आप तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आ गया। वैसे जो बच्चे इस ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखे होंगे उनको पहले से ही आता होगा भाई, ठीक है ना। तो Q=Q0 cos ओमेगा टी आ गया, जहाँ पे ओमेगा क्या हो गया? 1/√LC। अब चार्ज आ गया आपके पास, तो पोटेंशियल क्या होता है भैया? Q/C होता है कैपेसिटर के क्रॉस। तो VC क्या हो गया? Q0 बस इस वाले को C से डिवाइड कर दो कैपेसिटेंस से, Q0/C cos ओमेगा टी। इसकी वैल्यू में निकालनी है बेटा 15। यहाँ पे क्या लिखोगे? Q0 क्या लिखोगे? C इंटू मैक्सिमम पोटेंशियल C V0/C ने C को निपटा दिया, हमारे पास आ गया V0 cos ओमेगा टी। ये हमारे पास था 15, ये हमारे पास था 30, कट गया 1/2 cos ओमेगा टी आ गया 1/2। तो ओमेगा टी पहली बार के लिए कितना आ जाएगा? टी के लिए π/3। अब ये रिपीट करेगा +2π +2π चलता रहेगा। तो ओमेगा टी = आ गया π/3, टी आ गया π/3 ओमेगा। पाई की जगह पे क्या रख दे बेटा? ओमेगा की जगह पे क्या रख दो? 1/√LC, तो ये LC ऊपर पहुंच जाएगा। L की जगह पे 1/π² रखना है। C की जगह पे हमें क्वेश्चन में दे रखा था 2.5 माइक्रोफेरेड, और ये मिली में दे रखा था L, तो ये मिली वाला यहाँ एडजस्ट कर लिया। इसको सॉल्व किया हमने पूरा, तो ये देख लेना आप, इसका वैल्यू आता है 1/6 × 10⁻⁴ सेकेंड्स, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर किसी से मैच 1/6, हाँ ये थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। जो अप्रोच मैंने बता रखी बेटा उसको एकदम ध्यान में रखना, बहुत काम आ जाता है ये, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 था, ये है क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भाई कि अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसका मास आपको दे रखा, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, जहाँ पे थीटा आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है। द प्लेन इज एक्सेलरेटेड हॉरिजेंटली with an acceleration a such that the block doesn't lose contact with the plane. Time period of small oscillation of block is, मतलब ये इसका कांटेक्ट लूज नहीं करना चाहिए, तो बोलो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चे कि अगर आपने किसी भी सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को पकड़ लिया, तो चाहे वो इंक्लाइंड सरफेस पे हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, अगर उस पर कांस्टेंट फोर्सेस सिर्फ काम कर रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड नहीं बदलता। आप अगर इस स्प्रिंग पर बैठ कर देख रहे हैं, मतलब ये स्प्रिंग बोल रहा हूँ, ये जो इनका ये फिक्स पॉइंट था जो, अगर इस पर आप इसके फ्रेम से आप देखते हैं तो ये पूरा इधर जा रहा था, इसका शेड्यूल लग जाएगा पीछे की तरफ। इसके अलावा नॉर्मल mg cos थीटा mg sin थीटा वगैरह लग रहे हैं। तो जो फोर्सेस हैं, जैसे ma भी क्या आपका a कांस्टेंट होने के चलते ma आपका कांस्टेंट हो जाएगा, mg sin थीटा आपका कांस्टेंट है, mg cos थीटा आपका कांस्टेंट है। ये सारे फोर्सेस भाई कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट फोर्सेस के प्रेजेंस में आप टाइम पीरियड जो आएगा हमेशा कितना आएगा? 2π√m/k ही आएगा, ये बदलने वाला नहीं है ना। तो ये थीटा उटा देख कंफ्यूज मत होना, हमारे पास आंसर आएगा पहला वाला, ठीक है ना। वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8,
अगेन ठीक ठाक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं हम लोग। अ कॉपर रॉड ऑफ ए स्टील रॉड, कॉपर रॉड एंड स्टील रॉड ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन ऑफ एंड लेंथ एल आपको दे रखा है, ज्वाइंट साइड बाई साइड एंड कनेक्टेड बिटवीन टू हीट बाथ एज शोन इन फिगर। ये देखो भैया, हीट बाथ का मतलब हो गया कि इसका टेम्परेचर हम मेंटेन रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इफ हीट फ्लोज थ्रू देम फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2L, यहाँ से यहाँ जा रही हीट एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी रेट का मतलब क्या हो गया, किसी भी पॉइंट का जो टेम्परेचर है अब वो क्या हो जाएगा भैया, फिक्स हो जाएगा। मतलब आपने इसको पकड़ लिया, अब टाइम के साथ इसका टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, फिक्स हो गया स्टडी स्टेट में। एंड कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स आर के कॉपर एंड के स्टील, और आपको दे रखा कि कॉपर की कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन स्टील की कंडक्टिविटी, देन द टेम्परेचर वैरीज। इसमें से कौन सा ग्राफ आपका सही है, देखना भैया कि 0 से लेके L तक में कॉपर का टेम्परेचर हमें बताना पड़ेगा कॉपर के अकॉर्डिंग, और L से लेके 2L तक में स्टील के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, जनरल एक कोई ब्लॉक ले लिया, कोई रॉड ले लिया जिसके टेम्परेचर T1 T2 ले लिया एंड्स के, और x पर जाके हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया या सेक्शन सेलेक्ट कर लिया जिस पे टेम्परेचर था T। स्टडी स्टेट में जितना करंट इधर आएगा उतना करंट इधर जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक करंट लिखने का तरीका ये है कि यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस लिखो डिवाइड बाई थर्मल रेजिस्टेंस, तो T1 माइनस T ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाई L अपॉन के ए। एल कितना यहाँ पे है x, और के थर्मल कंडक्टिविटी के मानो के ए, तो L अपॉन के ए करोगे तो के ऊपर पहुँच जाएगा। फिर पूरे रॉड के लिए मैं लिख दिया T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ L मान लिया, तो L अपॉन के ने के को निपटा दिया। हमारे पास जो टेम्परेचर आया है उसका एक फंक्शन निकल के आता T1 प्लस T1 माइनस T2 अपॉन x इंटू एल। T और x में जो रिलेशन है वो आपको क्या दिख रहा है, एक छोटा सा देखो यहाँ पे करेक्शन, ये x नीचे नहीं आएगा, x ऊपर आएगा और l नीचे आएगा यहाँ पे, अब सही है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दिख रहा है कि T और x में लीनियर रिलेशन है, x इक्वल टू 0 पर T1 था, उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक माइनस साइन आपको दिखेगा, ये माइनस साइन आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो ये आपको इसका स्लोप जो है वो स्लोप आपका नेगेटिव है और लीनियर रिलेशन है, तो कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, बहुत बढ़िया। ये देखो ये ग्राफ जो है इसका स्लोप आपका नेगेटिव बच्चे, T इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर था आपका T1, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कुछ कर लो L, तो x इक्वल टू L पे जो टेम्परेचर था हमारे अकॉर्डिंग कितना रहा होगा, T2 रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक ग्राफ ऐसा आया, तो एक रफ आइडिया लग गया भैया T और x में ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन चूंकि मटेरियल अलग अलग है, मतलब k की वैल्यू अलग अलग आएगी यहाँ पे, तो ग्राफ का क्या चीज़ बदलेगा उसको ध्यान से देखो कि अगर हम हीट करंट लिखना चाहे तो वो आता है dq अपॉन dt, उसको हम लोग h लिखते हैं। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू होता है माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। मतलब अगर आप इधर जाके x पे जाके अगर आप dx का एलिमेंट ले लो, इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर dt और अगर ये लेंथ dx है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा dt अपॉन डी एक्स। तो हीट जो फ्लो हो रही होती है ना वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये माइनस साइन सिंपली क्या होता है, डी टी अपॉन डी एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हो क्या रहा वो देखो, डी टी अपॉन डी एक्स जो है वो तो डी क्यू अपॉन डी टी वो एच के इक्वल मान लिया था हमने, और वो स्टडी स्टेट में कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से जब डी टी अपॉन डी एक्स निकालोगे तो आएगा माइनस एच अपॉन के ए। एच और ए ये दोनों ही क्या है, देखो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और स्टडी स्टेट में दोनों से हीट का फ्लो रेट भी सेम आएगा, बचा सिर्फ के। तो अब अगर ध्यान से देखो, अगर आप के बढ़ाओगे इसका मतलब 1 अपॉन के ए क्या होगा, घटेगा। मतलब स्लोप जो होगा नेगेटिव में स्लोप घटेगा या फिर कम होगा। अगर के कम होगा तो नेगेटिव में स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन के ए बढ़ जाएगा, मतलब नेगेटिव में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में एक ग्राफ था स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक में ग्राफ है एक। तो इसका नेगेटिव में स्लोप ऐसा बोलो या ये वाला बोलो, ये थीटा और इस थीटा में अगर ध्यान से देखा जाए, है ना, ये दो आपको दिख रहे हैं। तो नेगेटिव में स्लोप ज़्यादा किसका दिख रहा है आपको बताओ, वो इस वाले का आपको दिखेगा, नीचे वाले का, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया आपका और एक ये हो गया,
या x इक्वल टू एल तक ये हो गया, l से लेके 2l तक ये हो गया, जो कि हमारे लिए ऑप्शन नंबर 3 से क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना तुम्हें। ठीक है, बस सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg and is attached to one end of a massless rod of length 1/pi meter. The rod's one end is fixed to a horizontal plane at the other end such that the block and rod are free to revolve on a horizontal plane. The coefficient of friction between the block and surface is this. Block is made to rotate with a uniform speed by applying a constant external force in tangential direction on the block. The work done by external force when the rod is rotated by 90 degree is। बढ़िया क्वेश्चन। देखो भैया इस बात तो पकड़ो जरा, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है वो रॉड, यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है। अच्छा जी, सॉरी, ब्लॉक जो है, जो कि यहाँ से लास्ट में जुड़ा हुआ है, ये यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है। तो स्पीड अगर नहीं चेंज हो रहा है सर्कुलर मोशन में, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो जीरो हो जाएगा। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो हो जाए। ठीक है, मान लो ये इस तरीके से मूव कर रहा था, तो जैसे आगे बढ़ने की टेंडेंसी होगी, इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है ना, फ्रिक्शन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पर mg आपकी तरफ लग रहा होगा और नीचे की तरफ लग रहा होगा और नॉर्मल बाहर की तरफ लग रहा होगा, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, और नॉर्मल mg आपस से बैलेंस कर रहे होंगे, मतलब n इक्वल टू mg हो रहा होगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ रख देंगे हम लोग। ठीक है, अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक तो फोर्स क्या लग गया आपका F जो पीछे की तरफ है, तो दूसरा फोर्स जो लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए, मैंने उसको बोल दिया F। और F की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज F की क्या हो जाएगी, हर इंस्टेंट पे बराबर हो जाएगी। तो F कितना आया, म्यू के इंटू एन होता है, तो म्यू इंटू एन लिख दिया, म्यू कितना 0.1, एन कितना था mg, सॉल्व किया आया 2 न्यूटन। अब स्पीड कांस्टेंट मैंने बताया आपको, इट मीन्स अल्फा जीरो हो जाएगा, और अल्फा जीरो मतलब अगर टेंजेंशियल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो F एक्सटर्नल जो भी लगेगा, यहाँ मैंने बना रखा बच्चे, वो F के मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाएगा। ठीक है ना, हर पॉइंट पर F एक्सटर्नल जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, V के। देखो वेलोसिटी ऊपर है, F के भी ऊपर है, हर जगह यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी इधर, F के भी इधर। ठीक है ना, तो वर्क डन जब निकालोगे सिंपली क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल को मैं उस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ये हर छोटे छोटे इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट और जो F एक्सटर्नल दोनों सेम डायरेक्शन में, कहीं उठा लो आप, सेम है ना। तो हमें सिंपली इस बार डिस्टेंस से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री रोटेट करने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये ब्लॉक, वो है πr/2। तो F इंटू πr/2 हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो F के इक्वल हो जाएगा। तो F इंटू πr/2, F कितना हमारे पास था, 2 न्यूटन था, तो 2 इंटू πr/2, r की वैल्यू हमें दे रखा है 1/पाई, r मतलब लेंथ, 1/पाई, पाई ने पाई को निपटा दिया, 2 से 2 निपट गया, हमारे पास आया 1 जूल इज दी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये चीज़ अगर चमक जाती तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होती। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन कुछ बातें एक्स्ट्रा बता रखी हैं, बट क्वेश्चन आसान था। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉलिड सिलेंडर having mass m is wrapped with a string and placed on an inclined plane as shown in the figure, आपको दिख रखा है। Then the frictional force acting between the cylinder and plane is, बहुत बड़े देखो, अब एक चीज़ देखो जरा ध्यान से कि ये जब रैप करेगा, मतलब ये जब अनवाइंड होगा तो क्या होगा भाई, ये ऐसे घूमता हो जाएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला पॉइंट, धागे का टॉप वाला पॉइंट जो कि सिलेंडर से अटैच्ड है बेटा, इसका वेलोसिटी रहेगा जीरो, या फिर इसका एक्सेलरेशन रहेगा जीरो। सर वो कैसे, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो तो फिक्स है। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से स्ट्रिंग के अलोंग हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम रहने के लिए मैं कहूँगा अगर इसका वेलोसिटी जीरो है तो इसका वेलोसिटी भी जीरो है। तो यहाँ से कोई कार्यक्रम नहीं होगा, कार्यक्रम होगा यहाँ से। तो ये कुछ इस तरीके से फिसलता हुआ आगे जाएगा ये। तो यहाँ पर स्लिपिंग तो पक्की बात है होगी, सही बात है। अब स्लिपिंग हो गई तो हमें पता है F के बराबर मैं लिख सकता हूँ म्यू के इंटू एन। एन लगेगा ऐसे, और इधर लग रहा है आपका mg, तो इधर लगेगा mg cos थीटा, वो लगेगा क्या, यस। तो नॉर्मल ने सिर्फ mg cos थीटा को बैलेंस कर रखा है कि नहीं।
तो हमारे पास आंसर आ गया भैया म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। वैल्यू रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। म्यू के दे रखा क्वेश्चन में शायद, है ना, देखो जरा ध्यान से। कहाँ गया, यस 0.4 दे रखा है, तो म्यू के 0.4, एम जी, एम की वैल्यू दे रखा है एम, जी को जी रहने दो, एम जी कॉस थीटा कॉस 60, तो 0.4 इंटू एम जी कॉस 60 होता है 1/2। इससे क्या 0.2 टाइम्स, तो आंसर आ गया 0.2 एम जी। इसको या आप लिख सकते हैं बेटा 0.2 को 1/5, तो एम जी बाई 5, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 4 से मैच करेगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वो सुनना, जो कि हो सकता है कभी क्वेश्चन आए तो उसमें यूज़ आ जाए। इसको ध्यान से देखो, मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है सिलेंडर का। ये कुछ इस तरीके से रोटेट करना चाहेगा। इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मैंने ए मान लिया, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने अल्फा मान लिया। तो यहाँ पे स्टिंग कांस्टेंट मैं लगाऊंगा कि ये पॉइंट ए जो था वो रस्सी से अटैच्ड है सिलेंडर का पॉइंट। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है बी वाले का, तो ए वाले का भी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन इसका एक्सेलरेशन लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, किसी भी रोटेटिंग बॉडी का एक्सेलरेशन अगर लिख पा रहे हो तो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखने के लिए आप दो चीज़ें ले आओगे। एक तो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, जिसमें अगेन दो चीज़ें आ सकती हैं। एक हमारे पास आर अल्फा, एक आएगा आर ओमेगा स्क्वायर। जस्ट रिलीज जब करोगे तो आर ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा 0 था, आर अल्फा आएगा। ठीक है ना, तो ए पॉइंट में दो चीज़ें आएंगी, एक तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और आर अल्फा इधर आ गया, और इन दोनों का नेट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि बी का एक्सेलरेशन 0 था, तो ए का भी 0 आना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा बेटा। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, ए इजकल टू आर अल्फा, है ना। ये हो सकता है आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आपके काम आ सकता है। बात समझे क्या। तो ये रहे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, जिनको मैंने अपने लेवल बताने का प्रयास किया, और जो चीज़ें ऐसी थी जो इम्पोर्टेंट थी उन पर मैंने एम्फेसाइज भी किया कि भैया तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ये रहा आज का हिसाब किताब, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको सारी कहानी समझ में आई होगी बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप ख्याल रखें अपना और अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।